अचानक शाही घोड़ा झूलता है और रानी के गले से हार टूटकर जमीन पर गिर जाता है। हार के गिरने की आवाज सुनकर रानी चौंक जाती है। आरव एक ईमानदार और मेहनती युवक है जो अपनी पत्नी नंदिनी और बेटे आयुष के साथ एक छोटे से गांव में संघर्षपूर्ण जिंदगी जी रहा था। दिन रात मेहनत करके वो घर का खर्चा चलाता है, लेकिन बावजूद इसके उसका जीवन मुश्किलों से भरा है। नंदिनी परेशान रहती है क्योंकि उसे लगता है कि आरव की ईमानदारी घर की स्थिति सुधारने में मदद नहीं कर रही। आरव अपनी मेहनत पर विश्वास करता है और ईमानदारी से अपने सिद्धांतों पर कायम रहता है। ये ईमानदारी तुम्हें और हमें भूखा मार देगी। रोज लकड़ी बेचने से कितना कमा पाओगे? किसी और काम धंधे के बारे में क्यों नहीं सोचते? नंदिनी, मैं अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ सकता। गलत तरीके से पैसे कमाना हमारे जीवन को कभी बेहतर नहीं बनाएगा। ईमानदारी से जिंदगी नहीं चलती। अगर ईमानदारी से जिंदगी चलती तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। क्या तुम्हें अपने बेटे की पढ़ाई की चिंता नहीं है? मुझे आयुष की पढ़ाई की चिंता है, लेकिन उससे ज्यादा अपने असूलों की। अगर मैं बेईमानी करूंगा तो अपने बेटे को क्या सिखाऊंगा? मेहनत का रास्ता मुश्किल जरूर है, पर सही है। पापा, क्या मैं पढ़ाई छोड़ दूं? नहीं बेटा, मेहनत और ईमानदारी से बड़ा कोई गुरु नहीं है। तुम्हारी पढ़ाई कभी नहीं रुकेगी। बस यही बात तुम हमेशा कहते हो, लेकिन इन बातों से पेट नहीं भरता आरव। आरव चुपचाप बाहर चला जाता है और अपने औजार उठाकर जंगल की ओर बढ़ता है। नंदिनी उसे देखती रहती है, लेकिन उसके गुस्से से भी चिंता झलकती है। आरव जंगल में लकड़ी काट रहा है और सारी लकड़ियां लेकर आरव बाजार पहुंचता है, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिलता। तो फिर आरव सारी लकड़ियां बाजार में रख देता है और शाम होने वाली थी। वह राशन की दुकान पर जाता है, थका हारा लेकिन उम्मीदें लेकर। भाई साहब, घर में कुछ भी नहीं है, बच्चों के लिए खाना नहीं है, थोड़ा राशन दे दीजिए। आरव, आज तो लकड़ी की जरूरत नहीं है, पैसे भी नहीं है। पहले जो उधारी थी वो चुकाओ, फिर बात करेंगे। भाई, मेरे पास अभी कोई तरीका नहीं है। घर में भूख लगी है, कुछ तो मदद करो। मैंने पहले ही कह दिया था, उधारी नहीं दे सकता। जब तक पहले का हिसाब नहीं चुकाओगे कोई बात नहीं होगी। आरव मायूस होकर खाली हाथ वहां से चलता है। उसके कदम धीमे हो जाते हैं, जैसे उसकी उम्मीदें भी टूट चुकी हों। शाम का समय था। आरव घर लौटता है, लेकिन नंदिनी का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। वह उसे आते देख चिल्लाती है। कहा था ना तुमसे, आज कुछ करने का रास्ता निकालो, फिर वही लकड़ी काटने का काम करते रहोगे। अब बताओ, खाने के लिए क्या लाए हो? कोई उधारी नहीं दी है तो क्या तुम बस इसी तरह हाथ फैलाते रहोगे? आरव पूरी तरीके से थका हुआ और निराश सिर झुकाए खड़ा रहता है। उसे कोई जवाब नहीं सोचता, सिर्फ अपनी असफलता का एहसास होता है। तुमने कभी सोचा है क्या हम इस तरह जिंदगी गुजार सकते हैं? सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से तो कुछ नहीं होगा। तुम हर दिन संघर्ष करते हो, लेकिन आखिरकार कुछ हासिल नहीं होता है। ये क्या है आरव? तुम्हारी वजह से हमारा घर, हमारा परिवार एक दिन भूखा मर जाएगा। नंदिनी, मुझे पता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारी मेहनत और ईमानदारी एक दिन रंग लेके आएगी। मैं कभी हार नहीं मानूंगा। तुम कहते हो विश्वास रखो, ये विश्वास हमें भला क्या देगा? तुमसे सिर्फ उम्मीदें हैं, और जब हम भूखे होते हैं तो ये उम्मीदें हमारी भूख को नहीं भर सकती। देखो, अब तुम मेरे सामने सब्जी, राशन या बच्चों की फीस के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। तुम्हारी ईमानदारी अब सिर्फ हमें परेशान कर रही है आरव। आरव का दिल चूर हो जाता है, लेकिन वो नंदिनी के गुस्से का विरोध नहीं करता। वो समझता है कि वह कितनी परेशान है, लेकिन उसका दृढ़ विश्वास और ईमानदारी उसे आगे बढ़ने की ताकत देती है। नंदिनी रसोई में जाती है और एक थाली में खिचड़ी रखकर लाती है। घर में बस एक ही मुट्ठी चावल बचा था, तुम्हारे लिए उसकी खिचड़ी बनाई है। अब हमारे लिए कुछ नहीं है, ये खा लो, और हम दोनों के लिए बस पानी बचा है। नंदिनी, मैं जानता हूं कि हालात मुश्किल है,
लेकिन मैं अपने असूलों से समझौता नहीं कर सकता। उसूलों से पेट नहीं भरता है आरव। आयुष की स्कूल फीस का क्या होगा? कल सुबह उसे खुद स्कूल लेकर जाना। मैं अब और सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। नंदिनी पानी का ग्लास लेकर बैठ जाती है जबकि आरव चुपचाप खिचड़ी खाने लगता है। दोनों की आंखों में दर्द और संघर्ष साफ झलकता है। आरव आयुष को स्कूल लेकर जाता है। स्कूल ऑफिस में क्लास टीचर से मुलाकात होती है। आरव जी, आयुष की फीस काफी समय से बकाया है। अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। सर, मैं बस थोड़ा और समय चाहता हूँ। मैं ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूँ। कुछ दिन की और मोहलत दे दीजिए। हर बार यही बहाना लेकर आते हो। स्कूल को भी अपने खर्च चलाने होते हैं। सर, मेरे बेटे की पढ़ाई मत रुकवाइए। मैं वादा करता हूँ 1 हफ्ते में फीस चुका दूंगा। टीचर कुछ देर सोचते हैं और फिर गहरी सांस लेते हैं। ठीक है आरव, तुम्हें 1 हफ्ते की मोहलत देता हूँ, लेकिन ये आखिरी बार है। इसके बाद हम कोई बहाना नहीं सुनेंगे। धन्यवाद सर, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आरव आयुष को गले लगाता है और उसके सिर पर हाथ फेरता है। दोनों घर लौट जाते हैं। आरव के चेहरे पर हल्की राहत की झलक दिखती है, लेकिन जिम्मेदारी का बोझ कम नहीं होता। आरव रोज जंगल में लकड़ियां काट कर बेचता था, लेकिन कमाई इतनी कम थी कि घर का खर्च मुश्किल से चलता। कई बार ऐसा होता कि रात को खाना सिर्फ नंदिनी और आयुष खाते और आरव बिना खाए सो जाता, तो कभी आयुष आरव खाते और नंदिनी बिना खाए सोती। गांव वाले आरव और उसके परिवार को उनकी गरीबी के लिए ताने मारते थे। नंदिनी अक्सर इन तानों से परेशान हो जाती। अरे नंदिनी, तुम्हारे पति तो बस लकड़ी काटने के लायक है। वो कुछ और कर क्यों नहीं सकते? अब तो यही समझो कि तुम्हारा तो बस यही काम है, लकड़ी काट कर जीना। हाँ, और घर का यही हाल होगा जब तक तुम्हारे पति उसी काम में लगे रहेंगे। कोई और काम क्यों नहीं ढूंढते? नंदिनी इन तानों को सुनकर और भी चुप हो जाती। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कह पाई। सिर झुकाकर बिना किसी जवाब के वो वहां से मुंह लटकाए घर लौटने लगी। जब वो घर पहुंची तो उसकी निराशा और दुख साफ नजर आ रहा था। बिना कुछ कहे उसने दरवाजा बंद किया और चुपचाप बैठ गई। दिल में एक आक्रोश और दर्द था, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। क्या यही मेरी जिंदगी है? क्या ये मेरा और मेरे परिवार का भविष्य है? वो चुपचाप अपने आंसू पोंछने की कोशिश करती, लेकिन सब कुछ जैसे बेकार लगता है। आरव की संघर्ष, मेहनत और ईमानदारी के बावजूद नंदिनी को ये सब बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर शाम को आरव जैसे ही घर आता है तो नंदिनी चिल्लाती है, सुन रहे हो? अब तो गांव वाले भी मजाक बनाने लगे हैं। लोगों की बातें सुनने से बेहतर है अपने काम पर ध्यान देना। एक दिन यही लोग हमारी तारीफ करेंगे। कठिन परिस्थितियां और कम भोजन के कारण नंदिनी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी, लेकिन घर का काम वही संभालती थी। तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती नंदिनी? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? मैं जानती हूँ तुम्हारी मुश्किलें। अगर मैं कमजोर पड़ जाऊंगी तो घर कैसे चलेगा? एक दिन आरव जब जंगल में लकड़ियां काट रहा था तो उस वक्त जंगल में शाही काफिला गुजरता है। राजा, रानी और मंत्री शिकार पर निकले होते हैं। रानी ने अपने गले में एक बहुमूल्य हार पहना हुआ है जो सोने और कीमती रत्नों से जड़ा हुआ है। अचानक शाही घोड़ा झूलता है और रानी के गले से हार टूटकर जमीन पर गिर जाता है। हार के गिरने की आवाज सुनकर रानी चौंक जाती है। महाराज, मेरा हार! हार जमीन पर गिरते हुए घास और पत्तों के बीच छिपने लगता है। रानी इसे देख पाती है, लेकिन वो हार को अपनी ओर खींचने के लिए झुकी नहीं। उसकी आंखों में चिंता और घबराहट है। ये कैसे हुआ? ये हार मेरी रानी के लिए अनमोल है। इसे ढूंढना बहुत जरूरी है। राजा उठ पड़ता है और हार को ढूंढने के लिए सैनिकों को आदेश देता है। सभी सैनिक, हार को ढूंढो। ये हमारा सम्मान और रानी का प्यार है।
सैनिक और मंत्री हार को खोजने के लिए इधर उधर बिखर जाते हैं, लेकिन हार जल्दी नहीं मिलता। सुनो, ये हार बहुत कीमती है, इसे हर हाल में ढूंढ कर लाओ, जंगल का कोना कोना छान मारो। महाराज, हम इसे जल्दी ढूंढने की कोशिश करेंगे, आप और रानी विश्राम करें। सैनिक इधर उधर खोजने लगते हैं, लेकिन हार कहीं नहीं मिलता। फिर सब राजमहल वापस चले जाते हैं। आरव ये सब दूर से देख रहा होता है। वो अपनी लकड़ी काटने का काम छोड़कर ध्यान से आसपास देखने लगता है। कुछ ही देर में उसकी नजर चमकती हुई चीज पर पड़ती है। वो पास जाकर देखता है तो वो हार होता है। ये तो वही हार है जिसकी राजा और रानी खोज करवा रहे हैं। इसे तुरंत लौटाना चाहिए। फिर वो लेकर जंगल से गांव की तरफ आने लगता है। सभी लोग कितनी देर से ढूंढ रहे थे, लेकिन मैंने इसे पाया। अब ये मुझे वापस लौटाना होगा। कल सुबह जाकर इसे रानी के पास दे दूंगा। आरव ये सोचते हुए हार लेकर राजमहल की ओर बढ़ता है कि शाम हो चुकी है और वो थक कर लौटता है। आरव घर पहुंचता है और नंदिनी को ये सारी बातें बताता है। नंदिनी, मैं वो हार लेकर आया हूँ जो राजा और रानी ढूंढ रहे थे। मैंने सोचा कल सुबह इसे वापस कर दूं। तुमने वो हार पाया? ये तो बहुत बड़ी बात है आरव। पर क्या तुम सच में इसे लौटा दोगे? नंदिनी के चेहरे पर सोचने की लकीरें हैं। फिर उसका मन लालच से भर जाता है। क्या होगा अगर हम इसे बेच लें? हम अपनी हालत सुधार सकते हैं आरव। तुम्हें नहीं लगता कि ये एक अच्छा मौका है? नहीं नंदिनी, ये हार हमारा नहीं है, मैं इसे लौटा दूंगा। ये हमारी ईमानदारी की परीक्षा है। तुम हमेशा यही कहते हो, मगर सोचो हमारे पास क्या है। स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं हैं, घर में एक वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता है। ये हार हमें हमारे सारे कर्ज चुकता करने में मदद कर सकता है। हमारे पास जो कुछ भी है वो सब हमने अपनी मेहनत से कमाया है। ये हार हमें बेईमानी से नहीं मिलेगा। तुम देखो, हमारा समय आएगा, हम सही रास्ते पर ही आगे बढ़ेंगे। तुम्हें लगता है हमारी हालत ऐसी रहेगी? स्कूल की फीस, सब्जी और घर का खर्च कैसे चलेगा? हमें धैर्य रखना होगा नंदिनी। सही समय पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आरव ये कहकर थका हुआ महसूस करता है और वो सोने के लिए बिस्तर पे लेट जाता है। नंदिनी चुपचाप बैठी रहती है, मन ही मन सोचते हुए कि क्या ये सही है या नहीं। आरव सुबह उठता है, हार लेकर राजमहल जाता है। वह सैनिकों से कहता है कि वो राजा से मिलना चाहता है। मुझे अंदर जाने दो, मुझे महाराज से मिलना है। कुछ जरूरी बात करनी है। एक गरीब लकड़हारा राजा से मिलने का सपना देख रहा है। मैं हार लेकर आया हूँ जो राजा और रानी ढूंढ रहे थे। कृपया मुझे राजा से मिलवाइए। सैनिक उसे राजमहल के भीतर ले जाते हैं। राजा और रानी की उपस्थिति में आरव हार को सम्मान के साथ उनके सामने रखता है। महाराज, रानी, ये वही हार है जिसे आप ढूंढ रहे थे। महाराज, ये आपका हार है, मुझे जंगल में मिला। तुमने इसे लौटाया, तुम इसे रख भी सकते थे। महाराज, मेरी ईमानदारी ही मेरी दौलत है। इसे लौटाना मेरा कर्तव्य था। तुमने हमारी बहुत बड़ी मदद की है आरव। तुम्हारी ईमानदारी का हम सम्मान करते हैं। ऐसे सच्चे इंसान आजकल बहुत कम मिलते हैं। तुम्हारी सादगी और ईमानदारी सराहनीय है। महारानी, ये तो हमारा फर्ज था। तुम्हारी मदद ने हमारे सम्मान को बचाया है। अब तुम्हारे परिवार की हर जरूरत पूरी करेंगे। और तुम जानते हो, ये हार मेरे लिए बस बहुत कीमती है, क्योंकि ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। राजमहल में राजा और रानी के सामने आरव खड़ा है। उन्होंने उसे धन और उपहार दिए, लेकिन आरव विनम्रता से इसे अस्वीकार कर देता है। महाराज, रानी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, लेकिन मैंने जो किया वो मेरी जिम्मेदारी थी। मुझे इस हार को लौटा देने में कोई एहसान नहीं चाहिए। मैं मेहनत करने वाला व्यक्ति हूँ, मुझे किसी चीज की अपेक्षा नहीं है। राजा और रानी आरव की ईमानदारी को देखकर प्रभावित होते हैं। तुम्हारी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा ने हमें बहुत प्रभावित किया है आरव। हम तुम्हें उपहार देना चाहते, लेकिन तुमने उसे अस्वीकार कर दिया। फिर भी तुम्हारे सामर्थ्य को देखते हुए हम तुम्हें एक अवसर देना चाहते हैं। राजा सोचते हुए कुछ निर्णय लेते हैं। मैं तुम्हारी कठिनाइयों को समझता हूँ आरव,
तुम्हारे जैसे ईमानदार व्यक्ति को दरबार में जरूर होना चाहिए, लेकिन यह निर्णय लेने से पहले मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूं। तुम्हें एक साधु महात्मा के पास ले जाना होगा जो तुम्हारे दिल और मंशा को परख सके। आरव चुपचाप सिर झुकाकर राजा की बात मानता है। राजा उसे साधु महात्मा के पास भेजने का आदेश देते हैं। आरव को राजा के आदेश पर एक साधु महात्मा के पास ले जाया जाता है। साधु महात्मा गहरे ध्यान में बैठे थे। जब आरव उनके पास पहुंचता है तो साधु महात्मा उसकी ओर नजरें उठाते हैं। तुम कौन हो जो राजा के दरबार से भेजे गए हो? महाराज ने मुझे आपके पास भेजा है। वो चाहते हैं कि आप मेरी परीक्षा लें और मैं जान सकूं कि क्या मैं दरबार में सलाहकार बन सकता हूं। मैं तुम्हारे दिल को देखूंगा और तुम्हारी परीक्षा लूंगा। साधु महात्मा आरव को ध्यान से देखते हैं और उसकी मेहनत, ईमानदारी और धैर्य को समझते हैं। वो उसे कुछ समय तक शांतिपूर्वक सोचने के लिए कहते हैं। तुम में असूल है आरव। तुम्हारे अंदर ना केवल ईमानदारी है बल्कि तुम्हारी सोच भी बहुत स्पष्ट है। तुम जिस राह पर चल रहे हो वो सही है। मैं राजा से कहूंगा कि तुम्हें दरबार में एक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाए। साधु महात्मा की परीक्षा पूरी होने के बाद आरव को दरबार में एक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाता है। राजा ने उसे उच्च सम्मान दिया और उसकी मदद से राजमहल की नीतियों में सुधार लाने की दिशा में काम किया। तुम्हारी सलाह ने हमारी स्थिति को बेहतर किया है आरव। तुम हमारे दरबार में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर चुके हो। अब तुमसे यही उम्मीद है कि तुम राजकाज को सरल और ईमानदारी से चलाओगे। महाराज, मैं केवल आपकी सेवा में हूँ। मेरी सलाह ये है कि हम जनता से सीधे संपर्क बढ़ाएं और उनके मुद्दों को प्राथमिकता दें। हमें नीतियां बनाते समय सिर्फ अपने महलों और दरबारों तक नहीं बल्कि किसानों, श्रमिकों और गरीबों की भी सुननी चाहिए। उनकी परेशानियों को समझकर ही हम सच्चा बदलाव ला सकते हैं। राजा ने आरव की बातों को ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है आरव। आज से हम जनता से सीधे संवाद बढ़ाएंगे और उनके साथ नीतियां बनाने का काम करेंगे। मैं तुम पर पूरा विश्वास करता हूँ कि तुम हमारे राज्य को सही दिशा में लेकर जाओगे। आरव अब राजा के साथ मिलकर फैसले लेने लगता है और उसकी सलाह से राजमहल के व्यापार और प्रशासन में सुधार आने लगता है। धीरे धीरे आरव अपने परिवार और घर की स्थिति सुधारने में सफल होता है। आरव का परिवार अब खुशहाल है। आयुष की स्कूल फीस का खर्च भी पूरा होता है और घर में पर्याप्त खाना होता है। नंदिनी की मानसिकता बदल जाती है और वो अब आरव के फैसलों का समर्थन करती है। आरव, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ही तुम्हें यहाँ तक लेकर आई है। अब हमें किसी चीज की कमी नहीं है। ये सब मेहनत और सही रास्ते पर चलने का नतीजा है नंदिनी। हम अब तक सही रहे और हमें यही रास्ता अपनाना है। आरव